हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीट हैबिटेट। आज हम करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पूरा डिटेल में करा है। उसके अंदर उसके इंक्लूजन बॉडीज, राइबोसोम्स, मेसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोगैलिक्स हमने सब कुछ डिटेल में उसमें कर लिया है। और इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में, जिसमें 1 हो गया है, सेकंड आज हम करेंगे एंड थर्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस आज की वीडियो के अंदर मैंने जो करने वाले हम टॉपिक्स कवर करेंगे उनकी एक चेकलिस्ट बनाई है। तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले करेंगे यूकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू, फिर हम करेंगे सेल मेम्ब्रेन, देन हम करेंगे सेल वॉल कैसी होती है, फिर उसके बाद सेल वॉल किस में कौन सी प्रेजेंट होती है और कैसी होती है। उसके बाद हम करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, ये क्यों है, इसमें कौन सी ऑर्गेनेलीज आती हैं, कौन सी नहीं आती है और वो क्यों नहीं आती है, हम सब पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट के अंदर हम एक क्विक रिविजन करके इन सब का हम लास्ट में करेंगे पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं और ये देख सकते हो आप कि हमने लास्ट वीडियो में कितना डिटेल से किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अब हमने जैसा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास 5 किंगडम्स है। तो सबसे पहले हमारे पास किंगडम आता है मोनेरा, देन आता है हमारे पास प्रोटिस्टा, जिसके अंदर क्या थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे इसमें सारे। फिर हमारे पास आया फंजाई, देन आया हमारे पास प्लांटे, एंड देन आया हमारे पास एनिमेलिया। ये हमारे पास 5 किंगडम्स थे। इसके अंदर से ये 4 तो सारे क्या है हमारे पास यूकैरियोट्स, और जो मोनेरा है इसके अंदर है हमारे पास प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ये क्या बोल रहा है कि यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन मिलेगी, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम्स में, और जो प्रोकैरियोट में हमने पढ़ा था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है फ्री, मतलब उसमें ऐसे ही मिलेगा, हमें कहीं कहीं मिलेगा, फ्री मिलेगा, कोई कहीं पे बाउंड नहीं होगा वो किसी चीज से। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सब एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस होते हैं। और जब हम इस चैप्टर का पार्ट 3 कर लेंगे तो उसके लास्ट में हम लोग इसके लास्ट में हम लोग डिफरेंस करेंगे, 2 डिफरेंस करेंगे, मेन डिफरेंस टेबल बनाएंगे 2, जिसके अंदर पहली तो होगी हमारे पास यूकैरियोट वर्सेस हमारे पास होगी प्रोकैरियोट्स, और उसके बाद हम सेकंड बनाएंगे एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। तो हम इन दो का डिफरेंशिएशन करेंगे कि ये डिफरेंट क्यों है। तो अभी इसमें जो थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है कि जो प्लांट होते हैं इसके अंदर होता है हमारे पास सेल वॉल, प्लास्टिड्स और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो प्लांट्स होता है इसके अंदर अप टू 90% स्पेस कवर कर लेता है वैक्यूल, जबकि जो एनिमल सेल्स होते हैं उसके अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत छोटे मिलेंगे और बहुत सारे नंबर में मिलते हैं। प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और इसके अंदर जो एनिमल सेल्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल, जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। ये यहाँ पे ही है। और उसके बाद ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम वैसे नॉर्मली भी कर सकते हैं, जैसे हम एक एक ऑर्गेनली पढ़ेंगे तो उसका हम डायग्राम करेंगे तो उससे ये समझ आ जाएगा। जैसे हमें ये कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखती है, ये हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, ऐसे ही जो हमारे पास ये दिया हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये न्यूक्लियस के पास मिलेगा रेटिकुलम, और ये गोल्जी apparatus जो इसके पास मिलेगा, ये भी हम कर लेंगे। ये एनिमल सेल दिया हुआ है, इसके अंदर सेंट्रियोल्स दिखा रखे हैं, तो ये भी हम करेंगे, अभी सारे करेंगे हम तब आ जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये कैसे हमें पता चला। सबसे पहले इसकी जो डिटेल स्ट्रक्चर हुई थी वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होगी थी उसकी वजह से हुई थी। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मेनली किससे बनी हुई होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। मेजर लिपिड्स कौन से होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, मतलब जो हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में इसका स्ट्रक्चर और इसको डिटेल में कि फॉस्फोलिपिड्स होते क्या हैं। तो जो लिपिड्स का जो टाइप होता है वो होता है इसमें फॉस्फोलिपिड्स, जो अरेंज होते हैं 2 लेयर में, बाई लेयर फॉर्म में। ये एक मेम्ब्रेन बना दी, ऐसी ये दूसरी मेम्ब्रेन बना दी। तो ये क्या है, बाई लेयर होते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर पोलर हेड होता है वो तो बाहर की साइड होता है, और जो उसके अंदर यहाँ पे ऐसे शेप के होते हैं, ये हेड होता है, और ये इसकी टेल होती है। जो ये टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या होता है, फोबिया मीन्स डर। तो जो पानी से, हाइड्रो मीन्स जो पानी होता है, तो पानी से जो डरता है वो होता है हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफोबिक। और ये क्या है हमारे पास, पोलर हेड। ये हमारे पास पोलर हेड, और ये क्या है हमारे पास में, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक।
तो फिलिक मीन्स लविंग, तो पानी को जो प्यार करता है, लव करता है, वो है हमारे पास पोलर हेड जो मिलेगा बाहर की साइड। और फिर जो दूसरी लेयर आएगी उसकी जो टेल होगी वो ऐसे होगी और उसका हेड ऐसे होगा। तो ये ऐसे आके हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना देते हैं बाइलेयर। ये हमारे पास बाइलेयर स्ट्रक्चर है, जैसा इसके अंदर भी दिखा रखा है। ये देखो, ये एक इसका पोलर हेड है, ये इसकी हाइड्रोफोबिक टेल है, ये दूसरी लेयर का हेड है, ये इसकी टेल है। तो ये अंदर की साइड आ जाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, बाहर की साइड जो पोलर पार्ट आ जाता है वो होता है। फिर इसके बाद हम लोग ये करते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है hydrophobic tails towards the inner part ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। जो यहाँ पे जो ये टेल होती है ये सैचुरेटेड होता है, मतलब सैचुरेटेड मतलब इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेंगे। तो इसके अंदर जो टेल होगी, ये पोलर हेड है, इसमें जो टेल मिलेगी वो ऐसे मिलेगी। अब इसके अंदर ऐसे, तो ये होगी इसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन की चेन मिलेगी। और ये किससे प्रोटेक्टेड होती है? एक्वस एनवायरनमेंट मतलब पानी से। तो जो ये वाली जो चेन है ये हाइड्रोकार्बन्स है, और ये किससे, दोनों साइड ये पोलर सॉल्वेंट है, तो ये इससे प्रोटेक्टेड है एक्वस एनवायरनमेंट से। और साथ में हमने ये देखा कि जो इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। और उसके बाद और इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके अंदर पता चला कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये मिलता है। तो हमारे पास ये तो था लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, ये इसके क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और ये क्वेश्चन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में कि जो रेशियो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। और हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर आरबीसी का, यानी कि ह्यूमन एरिथ्रोसाइट का, ये क्या है हमारे पास में, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी का हमें दिया हुआ है जो कि क्या है 52% प्रोटीन होता है और 40% इसमें लिपिड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, इसमें ये क्वेश्चन में ऑप्शन में आ जाते हैं कि 52% लिपिड्स एंड 40% प्रोटीन, जो कि रॉन्ग हो जाता है, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आरबीसी का ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मैं इसको ट्रिपल स्टार हो देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। फिर उसके बाद जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे निकाले जा सकते हैं, कितने इजीली निकाले जा सकते हैं, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसके ऊपर डिपेंड करके दो टाइप के प्रोटीन बनाए गए हैं हमने। तो एक बनाया गया है इंटीग्रल, एक बनाया गया है पेरिफेरल। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है ये हमें मिलता है सरफेस पे, तो ये बिल्कुल भी एम्बेडेड नहीं होगा, ये ऐसे यहाँ पे यूं सरफेस पे मिलेगा। तो ये आ गया हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन, जैसे कि इसके अंदर ये यहाँ पे बता रखा है, ये ढंग से समझ नहीं आ रहा, तो जो ऐसे मिलेगा ना यहाँ पे यूं, ये होगा हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है या तो ये थोड़ा सा सबमर्ज्ड होगा, या तो ऐसे होगा आधा होगा, या इसकी तरह पूरा चला जाएगा, मतलब अंदर उसके अंदर पेनिट्रेटेड होगा, तो वो होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब एंटर कर चुका है। तब ये देख लो, एंटर और इंटीग्रल थोड़ा थोड़ा सिमिलर है साउंड में। तो एंटर जो कर चुका होगा वो इंटीग्रल है, और जो बाहर पे रह गया वो हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। तो हमने ये देख लिया। अब इसके अंदर एक चीज ये देख सकते हैं जो ये हमें एनसीईआरटी मेंशन नहीं की हुई है, ये देखो शुगर। तो ये यहाँ पे शुगर है और ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, शुगर भी प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है। डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस टाइप से। देखो ये कोलेस्ट्रॉल है और फिर ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो हम मॉडल यूज करते हैं सेल मेम्ब्रेन का आज के टाइम पे, जो हम स्टडी के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा अभी तक मॉडर्न जो हमें मॉडल दिया हुआ है, इंप्रूव्ड मॉडल है, वो दिया था हमें सिंगर एंड निकोलसन ने, और इसका ईयर इंपॉर्टेंट है। तो सिंगर एंड निकोलसन का जो मॉडल है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि ये थोड़ा इसमें, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर ये इसकी फ्लूइडिटी बताता है कि कितने ऐसे फ्लो करती है, जो इसकी मेम्ब्रेन है वो ऐसे फ्लूइड टाइप की होती है। तो इस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन ओवरऑल बाइलेयर। तो इसका ये कहने का मतलब है, जैसे हम डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे समझने के लिए, कि ये हमारे पास है बाइलेयर, ये हमारे पास है बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इसके अंदर हमारे पास आ गया है प्रोटीन, तो ये प्रोटीन है। तो अब अगर इसका फ्लूइड नेचर है तो ये क्या बोल रहा है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। ये इसका, इस लिपिड का एक फ्लूइड टाइप का नेचर है, फ्लो होने का नेचर है। तो इससे क्या होता है कि ये प्रोटीन है ना, ये ट्रांसफर हो सकता है, इसकी मूवमेंट हो सकती है। तो इसकी मूवमेंट होके ये ऐसे, जैसे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है ऐसे। तो जो ये मूवमेंट हुई, इससे ही क्या पता चलता है, फ्लूइड नेचर पता चलता है। और ये कितना मूव कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्लूइडिटी। तो उसको मेजर किसमें करते हैं, कितना वो फ्लूइड है, यानी कि कितनी उसकी फ्लूइडिटी है। अब ये फ्लूइडिटी के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये हमें दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने।
जो फ्लूइड नेचर है यानी कि फ्लूइडिटी है जो हमारे पास, वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका जो फंक्शन है वो एक तो होता है सेल ग्रोथ, और उसके बाद क्या होता है इंटरसेलुलर जंक्शन। जंक्शन हम करेंगे हमारे पास में जो हमारा मसल वाला चैप्टर आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके अंदर हम करेंगे, और हम करेंगे एक टिश्यू वाले चैप्टर में भी हम कवर कर लेंगे, हम कोई से भी एक चैप्टर में कवर करेंगे जंक्शंस को, जैसे उसके अंदर गैप जंक्शन, टाइट जंक्शंस, तो वो आएंगे, वो हम करेंगे। उसके बाद सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ऐसे हमारे पास में फूड है, इसको एनगल्फ करेगा और ये ऐसे करके एंडोसाइटोसिस होकर ऐसे अंदर एक वेसिकल बना लेगा और सेल डिवीजन में। तो ये इसके फंक्शन, मतलब ये फ्लूइडिटी के लिए, ये फ्लूइडिटी इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके फंक्शन है। जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो एक मेम्ब्रेन के उसके बाहर से अंदर आना और अंदर से बाहर जाना जो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेम हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में भी। तो प्रोकैरियोट्स में भी जो मेम्ब्रेन थी वो सिलेक्टिवली परमिएबल थी। फिर इसके बाद अगर हमारे पास में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि हमारे पास है एक मेम्ब्रेन है और इसके बाहर से ये आना है एक मॉलिक्यूल, इसको मॉलिक्यूल को अंदर आने के लिए कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो रही है, ये अपने आप आ रहा है। बाहर तो है हमारे पास हाई कंसंट्रेशन और अंदर है लो कंसंट्रेशन, तो हाई से लो कंसंट्रेशन जब आ रहा है वो, तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं चाहिए हमें, तो वो क्या हो गया हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर न्यूट्रल सॉल्यूट है, जो हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूट है, जैसे कि कोई भी उसके ऊपर चार्ज नहीं है, जैसे हमारे पास वाटर है, तो वाटर जब अगर आ रहा है हमारे पास मेम्ब्रेन से, अपने आप आ रहा है, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हो ही रहा है, तो वो अपने आप आ रहा है, तो उसको जो वाटर के जो डिफ्यूजन को बोलते हैं ना, वो नॉर्मल जो होता है, न्यूट्रल वाले जो होते हैं ना, वो आते हैं हमारे पास डिफ्यूजन से, और जो सिंपल डिफ्यूजन से विदाउट एनी एनर्जी, ये अपने आप आ रहे हैं। और जो सिंपल डिफ्यूजन का टाइप यानी कि वाटर, इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर इट्स नोन एज ओस्मोसिस। तो वाटर, जब वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। तो मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूजन क्या है हमारे पास, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आ जाती है बात पोलर मॉलिक्यूल्स की। अब यहाँ पे भी पोलर हेड है और यहाँ पे भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में नहीं आ सकते हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये रिपेल करेंगे, तो इसके लिए इसको क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी अंदर आने के लिए, और एनर्जी वो क्या हो सकता है कि वो प्रोटीन के थ्रू भी अंदर आ सकता है अटैच होके। तो जो वो एनर्जी चाहिएगी तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वो क्या होता है कि अगेंस्ट आता है, वो लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड आता है। जबकि जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट था, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो हाई से लो जा रहा था। तो यहाँ पे क्या चाहिए, ये लो से हाई आ रहा है, तो इसलिए इसके अंदर एनर्जी हमें चाहिए ही चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, और लो टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे क्या चाहिए, एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलती है हमें, एटीपी में, और एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे जो इसका एग्जांपल दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप। ये है हमारे पास मेम्ब्रेन, ये है हमारे पास प्रोटीन। जब यहाँ पे हमारे पास 3 सोडियम के आयंस आ रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास 2 पोटेशियम आयंस निकल रहे हैं, तो ये इन दो, इसमें हमें एनर्जी चाहिए। तो इसको, इसका एग्जाम्पल, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है, ये एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब हम आ जाते हैं सेल वॉल पे। तो सबसे पहले हम ये करने से पहले यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो सेल होता है, माइनस सेल वॉल लिख लो या विदाउट सेल वॉल लिख लो। सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज, यहां लिखेंगे नोन एज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। तो जो हमारे पास सेल वॉल होगी, जिस सेल के अंदर हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सेल वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अब ये नॉन लिविंग है, बाकी चीजें लिविंग है, और ये क्या है हमारे पास में, नॉन लिविंग। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेल वॉल एक नॉन लिविंग है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेल वॉल हमारे पास नॉन लिविंग है, और ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मिलती है, फंजाई में मिलती है, प्लांट्स में मिलती है, और प्रोटिस्ट में भी मिल जाती है। प्रोटिस्टा हमने अच्छे से किया है, उसमें डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स, किसमें कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो हमने सब कवर किया है। आप वो वीडियो देख सकते हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, किंगडम प्रोटिस्टा। फिर हमने किंगडम फंजाई भी कवर किया है, किंगडम फंजाई की भी वीडियो है अलग से, और किंगडम प्लांटी की भी अलग से वीडियोस हैं, तो आप वहां से देख सकते हो कि किसमें कैसी सेल वॉल है, डिटेल में करना है। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये जो सेल वॉल होती है, ये शेप देती है, सेल का शेप देती है, और साथ में प्रोटेक्ट भी करती है सेल को, जो मैकेनिकल डैमेज, यानी कि बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है, क्योंकि वो रिजिड होती है ना, तो उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं जा सकता। फिर उसके बाद वो जो कोई डैमेज हो रही है, कोई इसमें जैसे मान लो कोई भी बच्चा होता है वो पत्थर मार देता है,
स्टोन मार देता है प्लांट को, तो वो उससे उस डैमेज से बचा सकती है सेल वॉल जो होती है अंदर की उसकी ऑर्गेनेलीज को। और उसके बाद क्या बोलता है कि ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, वो भी हम करेंगे यहाँ पे ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से। फिर प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये हमने अभी देखा इन्फेक्शंस वाला। ये जो एल्गी होती है इसके अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है ये बनी होती है हमारे पास सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स में क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास। एक तो एल्गी का कंपोनेंट देख सकते हैं, पूछ सकते हैं सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स। अब गैलेक्टेंस एंड मैनन्स अगर हम देखें तो हमने जो रेड एल्गी और हमने की थी फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी, तो उसके थ्रू हम याद कर सकते हैं कि जो हमारे पास में ब्राउन एल्गी था उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड था वो मैनिटोल था, मतलब मैनन्स टाइप का थोड़ा साउंड कर रहा है ना मैनिटोल, तो ये इसके लिए आ गया मैनन्स। उसके बाद जब यहाँ पे एक आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जो हमारे पास प्लांट्स हैं उसके अंदर आ जाता है, प्लांट्स में आता है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। तो ये कंस्टिट्यूएंट हमें याद होने चाहिए। प्लांट्स के अंदर ये चार हैं और एल्गी के अंदर हमारे पास में ये चार हैं, तो ये याद होने चाहिए। और अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है फंगल का कंपोनेंट क्या है, फंगस का क्या है, तो फंगस का कंपोनेंट आता है हमारे पास काइटिन। काइटिन को हम बोल सकते हैं फंगल, इसका दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज फंगल सेल्यूलोज, तो इसको फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं। काइटिन फंजाई में मिलता है काइटिन। जो हमारे पास यंग प्लांट सेल होते हैं इसके अंदर जो सबसे पहले सेल वॉल मिलती है वो बनती है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल। अगर हम इसको अच्छे से डिटेल में करेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सेल वॉल होती है, जो हमारे पास सेल वॉल होती है ये देखी जाए तो 2 लेयर की होती है, और अगर हम इसके अंदर मिडल लैमेला को इंक्लूड कर लें, मिडल लैमेला को इंक्लूड कर लिया जाए तो ये हो जाती है 3 लेयर्स। मिडल लैमेला को कर लें तो 3 लेयर्स। तो सबसे पहले जो लेयर आती है वो आती है हमारे पास में प्राइमरी। तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये होती है यंग प्लांट सेल से मिलती है, यंग प्लांट सेल से मिलती है। और जो ये होती है एक तो थिन होती है, बहुत पतली होती है, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है और इलास्टिक होती है, यानी कि ये एक्सपेंड कर सकती है, इलास्टिक होती है। मतलब ये जैसे इतनी है तो इसको अगर हम इसको खींचेंगे मतलब इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऐसे एक्सटेंड हो सकती है, तो ये हो सकती है। और इसके बाद ये होती है, ये क्या होती है डिमिनिश हो जाती है, ये हमें एनसीईआरटी में दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। सेल ऑफ द यंग, सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल यानी कि प्राइमरी वॉल जो होती है कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। जब सेल मैच्योर होता है तो ये अपने आप हट जाती है, मतलब चली जाती है, गायब हो जाती है, तो मतलब सोल्यूबलाइज हो जाती है। तो ये क्या है हमारे पास ग्रेजुअली डिमिनिशेस। अब अगर हम देखें सेकेंडरी जो सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल देखेंगे तो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये हमें मिलती है मैच्योर सेल्स में, मैच्योर सेल्स में जो ये होती है हमारे पास इनर टू प्राइमरी वॉल। जो हमारे पास अगर ये प्राइमरी वॉल है तो इसके अंदर की साइड मतलब ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके जो प्राइमरी वॉल के अंदर की साइड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड ये बनती है सेकेंडरी। अभी हम डायग्राम में देख लेंगे कि जो प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडल लैमेला कैसे होती है। यार ये मैं डायग्राम बना के समझा दूंगी कैसे होती है, क्योंकि इसका हमारे पास एक वो आ जाता है कि सीक्वेंस आ जाता है कि ये बताओ कि आउटर से इनर कैसे मिलता है हमें जो वॉल होती है उसका स्ट्रक्चर, कि सेकेंडरी बाहर होती है प्राइमरी बाहर होती है, हम वो देखेंगे अच्छे से। फिर जो सेकेंडरी वॉल होती है ये हमारे पास इनर टू प्राइमरी वॉल होती है, और जो ये होती है इसके अंदर हमारे पास डिपोजिशन मिलती है, एक डिपोजिशन मिलती है सुबेरिन एंड लिग्निन। लिग्निन से क्या मिलती है इसका हार्डनेस मिल जाती है। तो जो ये लेयर होती है ये हार्ड होती है बहुत, जैसे आप बार्क देखते हो वो लिग्निन ही तो बनता है, हार्ड होके लिग्निफाइड जो वो बार्क हो जाती है तो उसको लिग्निफाइड बोलते हैं क्योंकि वो हार्ड हो जाती है, तो ये हार्ड होती है। और जो ये होती है ये फाइनल होती है, मतलब ये रहती है एंड तक, तो ये फाइनल वॉल होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें एनसीईआरटी बोलती है कि जो कैपिलर सेल मैच्योर्स एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर यानी कि टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। इसके अलावा कुछ नहीं बोला एनसीईआरटी ने, कुछ भी नहीं बोला है, बस इतना सा होता है। तो यहाँ पे ये हमने कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे अब मिडल लैमेला। पहले एनसीईआरटी क्या बोलती है वो देख लेंगे हम। तो एनसीईआरटी बोलती है मिडल लैमेला एक ऐसी लेयर है जो किससे बनी होती है हमारे पास कैल्शियम पैक्टेट। अब यहाँ पे इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट।
जो कोचिंग के हमारे पास जो टेस्ट सीरीज होती हैं उसके अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं कैल्शियम पैक्टेट के साथ कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम पैक्टेट, ये दो इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट के थ्रू के से ये बनती है मिडल लैमेला, किससे बनती है, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, जो क्या करती है कि दो सेल हैं आपस में, इनको होल्ड करती है, तो इनको एक ग्लू की तरह ये यहाँ पे फंक्शन करती है। जो सेल वॉल एंड मिडल लैमेला में बी ट्रांसफर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म थ्रू द, ये हम देखते हैं कैसे क्या है। पहले हम मिडल लैमेला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, जब अगर आप देखो, जब आप देखते हो कि कोई फ्रूट होता है, वो स्टार्टिंग में जब वो कच्चा होता है, कच्चा मतलब होता है जब वो रो होता है तो वो क्या होता है, राइप नहीं होता तो वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। और जब वो क्या होता है, जब वो राइप हो जाता है, जब वो पक जाता है तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो जो फ्रूट की वॉल होती है, फ्रूट वॉल गेट्स सॉफ्ट व्हेन राइप, तो राइप होने पे वो सॉफ्ट हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू सॉल्युबलाइजेशन, तो सॉल्युबलाइजेशन हो जाती है ऑफ मिडल लैमेला, मिडल लैमेला की सॉल्युबलाइजेशन हो जाती है, यानी कि इसके कैल्शियम पैक्टेट जो होता है उसका वो लूज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और वो इसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है वो होता है पैक्टिनेज। तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है हमारे पास, एंजाइम है ये पैक्टिनेज। तो इससे ये क्या हो जाता है, सॉल्युबलाइजेशन हो जाती है मिडल लैमेला की, जिससे फ्रूट बॉल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है जब फ्रूट पकता है। अब अगर हम सबसे पहले डायग्राम ये देखेंगे कि जो एक सेल है, एक सेल के अंदर कैसे होता है। अब ये देखते हैं हम एक सेल में क्या होगा। तो ये है हमारे पास प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है। तो अगर हम इसको मार्क करें, ग्रीन कलर से मैं कलर कोड बना रही हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद हमारे पास आएगी, इसके ऊपर आती है, जो इसके ऊपर लेयर आई है, ये है हमारे पास में सेकेंडरी वॉल। फिर इसके ऊपर एक लेयर और आएगी, ये वाली, ये हमारे पास प्राइमरी वॉल। और अब आएगा हमारे पास में ये लेयर आएगी, जो ये है हमारे पास में मिडल लैमेला, मिडल लैमेला। अब ये कैसे एक्ट करता है, ग्लू की तरह, तो ये है हमारे पास। अब अगर वो पूछे सीक्वेंस पूछेगा, तो क्वेश्चन में हमें पूछते हैं सीक्वेंस, तो सीक्वेंस हम लिख सकते हैं, हम लिख लेंगे आउटर टू इनसाइड। तो बाहर से अगर हम अंदर का देखें, आउटसाइड टू इनसाइड अगर हम देखें, तो सबसे पहले क्या आई है, सबसे बाहर आई है हमारे पास मिडल लैमेला, फिर उसके अंदर हमें मिलती है प्राइमरी वॉल, और उसके अंदर हमें मिलती है सेकेंडरी वॉल, और सबसे अंदर हमें क्या मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर वो बोल दे कि इनसाइड से आउटसाइड बताना है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर, फिर उसके बाहर क्या मिलती है, सेकेंडरी वॉल, उसके बाहर क्या मिलती है, प्राइमरी वॉल, और उसके बाहर क्या मिलती है, मिडल लैमेला। अभी हम बनाएंगे दो सेल, दोनों सेल का स्ट्रक्चर बना के हम देखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा कैसे बनता है, और दो सेल आपस में मिडल लैमेला से कैसे कनेक्टेड होते हैं, हम सब देखते हैं। तो उसके पहले, उसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक डायग्राम। मैं कलर कोडिंग सेम रखूंगी, ये ऊपर वाले डायग्राम जैसी, ताकि आप इसी जो ये हमने बनाया है, इसका जो लिखा हुआ है कि ये कौन सा कलर क्या है, तो हम यही कलर कोडिंग रखेंगे, तो आप इससे रेफर कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम बनाते हैं एक सेल। ये क्या बना रहे हैं हम, सबसे पहले होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके साथ साथ आप अपने मन मन में बोलो कि ये क्या बना रही हूं मैं, ताकि आपको अभी से याद हो जाएगा सीक्वेंस, सीक्वेंस का क्वेश्चन आते ही आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ऐसे ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने बनाई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम बनाते हैं सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल बनेगी हमारे पास, सेकेंडरी वॉल के बाद हमारे पास बनती है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल से बाहर बनती है प्राइमरी वॉल। ये बन गई हमारे पास प्राइमरी वॉल। क्या हो रहा है, ये हमारे पास बन रही है प्राइमरी वॉल। और प्राइमरी वॉल के बाहर हमारे पास क्या बनता है, येलो कलर से बनाएंगे हम मिडल लैमेला। तो ये लेयर है हमारे पास में मिडल लैमेला की, ये मिडल लैमेला। इसको हम यहीं पे इसी को डबल कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ये हमारे पास दो सेल आ गए, देखो इसको भी रिसाइज कर लेते हैं, ताकि दोनों आपस में सेम।
ये हमारे पास दो प्लांट सेल्स हैं, 2 प्लांट सेल्स हैं। अब क्या होगा ना कि जो प्लाज्मोडेस्माटा बनता है वो ऐसे बनता है, ये देखो। यहाँ से हम थोड़ा सा एरिया रिमूव कर लेते हैं, और बड़ा हो गया, छोटा चाहिए, छोटा चिंगू। तो ये हमने थोड़ा सा रिमूव करा है ताकि हम इसके अंदर कनेक्शन बना सकें। जो प्लाज्मा डेस्मेटा होता है, इसका जो कनेक्शन बनता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। तो इससे सबसे अंदर की साइड जो मिलेगी वो होती है हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कनेक्शन बनता है वो ऐसे बनता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब बाकी तो आपस में रहती हैं ऐसे। जो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे पास में प्लाज्मा डेस्मेटा होता है उसकी लाइनिंग क्या होती है, उसकी लाइनिंग होती है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम यहाँ लिख भी सकते हैं, ये ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसकी जो लाइनिंग होती है ये होती है हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाइन्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। अब उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक सेम स्ट्रक्चर यहाँ होता है, और इनके बीच में एक ऐसे ही कनेक्शन होता है। ऐसे कुआरा है, ये आ गया। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसको अगर हम देखें तो ये तो है हमारे पास ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं यहाँ पे डेस्मोटिब्यूल। और डेस्मोटिब्यूल जो होता है ये ही कंट्रोल करता है मूवमेंट, मूवमेंट को क्या कर रहा है ये, कंट्रोल, कंट्रोल मूवमेंट। तो ये जो इसके अंदर जो कनेक्शन बना है, ये प्लाज्मा डेस्मेटा जो ये कनेक्शन बना है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का जो आना जाना हो रहा है, इसके मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है वो होता है हमारे पास डेस्मोटिब्यूल्स। तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे डेस्मोटिब्यूल। ये क्या है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये स्ट्रक्चर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे, ये वाला एक इंपॉर्टेंट है ताकि सीक्वेंस याद हो जाए। और ये यहाँ पे हमारे पास हो गया, ये यहाँ पे डन हो गया सेल वॉल। अब हम करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनेलीज आपस में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनेलीज आपस में जिनका वर्क जो होता है वो कनेक्टेड होता है, यानी कि फंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। तो वो फंक्शंस जिनका कोऑर्डिनेटेड होता है उनको वो आती है, ऑर्गेनेलीज कहाँ आती है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो जिनका कोऑर्डिनेटेड नहीं है वो हो गई अलग से हो गई है। तो इसके अंदर हम लोग, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत 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 बार आता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन सी ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। तो इसके अंदर मैंने ऐसे याद किया है, ये है हमारा निमोनिक। तो जब गर्ल होता है, गर्ल GIRL होता है, गर्ल तो हमारे पास GIRL होता है। तो ऐसे ही इसको हम गर्ल पढ़ लेते हैं, गर्ल वी। तो गर्ल वी यानी कि गोल्जी, ER, लाइजोसोम, वैक्यूल। तो हम याद करने के लिए हम वैसे ही गर्ल की स्पेलिंग थोड़ी चेंज कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आ जाती है गर्ल वी, GERLV। तो इसके अंदर आ गए हमारे पास, एक तो गोल्जी आ गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक आ गया हमारे पास ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल। तो ये हमारे पास सारे आ गए सिर्फ इस निमोनिक से। तो इसको याद कर लोगे तो आ जाएंगे कि इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या है। तो ये क्या है, एक नेटवर्क है, और इसको बोलते हैं रेटिकुलम। नेटवर्क मींस रेटिकुलम। तो नेटवर्क है कि टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का जो साइटोप्लाज्म में फैला होता है, ये न्यूक्लियस के साथ मिलता है। तो ये है हमारे पास में, जैसे इस डायग्राम में बताया, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, और इसके साथ ये एसोसिएटेड होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस नेटवर्क को बोल देते हैं रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे पास में दो टाइप का होता है। अगर जिसके अंदर राइबोसोम हमारे पास प्रेजेंट है उसको तो बोल देते हैं हम RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जिसके ऊपर डॉटेड स्ट्रक्चर आ जाते हैं, यानी डॉटेड राइबोसोम्स आ जाते हैं, वो इसको दिखने में रफ बना देते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसको बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, यानी कि इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसकी जो सरफेस दिखेगी वो बिल्कुल स्मूथ दिखेगी। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है। और साथ में जो ER है, जो ये होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, डिवाइड कर देता है जो इसके अंदर। अब जैसे अगर आपने देखा है कि ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास रेटिकुलम है। अब जो इसके अंदर का स्ट्रक्चर है ना, ये जो इसके अंदर का एरिया है, इसको तो हम बोल देते हैं लुमिनल, यानी इनसाइड ईयर। और जो इसके बाहर का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो ये वाला एरिया है बाहर का, इसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल, यानी कि साइटोप्लाज्म। ये बाहर का कंपार्टमेंट जो है एक्स्ट्रा लुमिनल, और जो इसके अंदर जो ये कंपार्टमेंट मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, ये क्या है हमारे पास, लुमिनल, यानी कि इसके अंदर के लिए।
जो ER होता है इसके अंदर राइबोसोम से बना हुआ है, तो रफ RER, और एब्सेंस होगा तो SER, ये मैंने बता दिया है। फिर इसके बाद जो आता है कि हमारे पास में कि जो इनके फंक्शंस आते हैं, तो मेनली इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे। जो हमारे पास फंक्शंस आते हैं, एक तो सबसे पहले हम RER का करते हैं। जो RER होता है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि राइबोसोम में, और राइबोसोम किसके काम में आते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में। तो RER भी कहाँ काम आएगा? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में। तो RER राइबोसोम प्रोटीन के होते हैं, और राइबोसोम बना भी किसके ले रहे हैं? प्रोटीन के लिए। तो यहाँ पर RER भी क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। और ये किसके साथ मिला होता है? ये बाहर निकलता है न्यूक्लियस से। तो जो न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है, न्यूक्लियस के साथ जो अटैच मिलेगा वो तो होगा RER, और जो SER होगा यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो दूर मिलेगा। ठीक है, अब इसका 3D डायग्राम भी है, वो भी दिखा देती हूँ कैसा होता है। तो उससे पहले एक बार हम स्मूथ का भी फंक्शन कर लेते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये स्मूथ है। अब देख लो, स्मूथ है यानी कि अगर आप देखोगे फैट होता है वो भी स्मूथ होता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल, जैसे उसका जो टेक्सचर देखेंगे तो वो स्मूथ सा टेक्सचर होता है। अगर आप कोई प्रोटीन देखोगे, पार्टिकल देखोगे, वो थोड़ा हार्ड सा होता है। प्रोटीन का पार्टिकल अगर मान लो आप राइबोसोम को आप ऐसे फिंगर में लेके उसको मैश कर रहे हो, तो वो थोड़ा हार्ड ग्रेनी टाइप टच होएगा, तो वो रफ होता है। और अगर स्मूथ को देखा जाए, अगर आप फैट को ले लो, कोई ऑयल ले लो, तो वो क्या है? अगर आप उसको ऐसे मैश करके उसको देखोगे अपनी फिंगर्स में, तो वो स्मूथ स्मूथ सा टेक्सचर देगा। तो वो जो स्मूथ है, तो उसको ऐसे याद कर लो, लिपिड। तो स्मूथ वाला कहाँ काम आ रहा है? सिंथेसिस, साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो लिपिड में बन रहा है लिपिड लाइक। लिपिड लाइक हमारे पास स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, यानी स्टेरॉइड जो होते हैं वो भी कहाँ बन रहे हैं? हमारे पास SER में। तो स्टेरॉइड और लिपिड कहाँ बन रहा है? SER में। और जो प्रोटीन है वो कहाँ बन रहा है? RER में। हमारे पास मसल्स होती हैं, उसके अंदर हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम वहां पे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक स्मूथ ER होता है। जो स्मूथ ER होता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी स्मूथ ER का फंक्शन है। तो स्मूथ ER का फंक्शन यहाँ पे अगर लिखेंगे हम, SER का फंक्शन लिखेंगे, तो इसका फंक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी है, क्योंकि ये अपटेक और इनटेक इनटेक और जो रिलीज होता है कैल्शियम आयन का, उसमें ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फंक्शन हो गया एक। एक जो फंक्शन आ गया है वो हो गया डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का डिटॉक्स करने में ये हेल्प करता है। और इसके अंदर एक जो होता है कंपाउंड यूज होता है, इसके अंदर कंपाउंड हम यूज करते हैं वो होता है P450। ये एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये हो गए हमारे पास SER के फंक्शंस। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड सिंथेसिस। तो ये इसके हमारे पास हो गए हैं SER के फंक्शन। अगर हम ऐसे ही देखें, फंक्शन RER के भी देखें, तो उसके अंदर एक जो आता है कि ये गिव राइज टू स्मूथ ER। नॉर्मल पता ही है कि सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से निकलता है हमारे पास में, सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से निकलता है हमारे पास RER, और RER से क्या बनता है? SER। ये सीक्वेंस होता है। तो ये हमारे पास एक इसका क्वेश्चन है, मतलब सीक्वेंस है जो हम इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। फिर हम आ जाते हैं गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक हमें साइंटिस्ट ने दिया था, कैमिलो गोल्जी। और यहाँ पे एक बार है ना हम 3D डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब अगर ये देखो, ये है हमारे पास में न्यूक्लियस, इसके साथ कंटिन्यूटी में रहता है ये हमारे पास RER, और इससे बाहर आता है, देखो इधर से निकल रहा है बाहर, तो ये है हमारे पास में SER, ये RER, और ये है हमारे पास न्यूक्लियस। ऐसा दिखता है, ये 3D स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास में है गोल्जी। ये गोल्जी इसी के आसपास, यहाँ पे इसी के आसपास मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का फंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। ये है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो, ये है पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर पड़ा है, ये है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर से निकल रहा है। ठीक है, ये शुगर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होगा नीचे, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। और ये है हमारे पास प्लांट सेल जो दिया हुआ है, एक 3D डायग्राम में। इसके अंदर ये दिखाना था मेरे को कि जो वैक्यूल है, इसने 90% स्पेस देखो कवर किया हुआ। तो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में छोटे छोटे मिलते हैं, स्मॉल साइज वैक्यूल्स। अब हम देखेंगे गोल्जी। तो इसको किसने दिया था? कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। इसकी शेप बहुत सारी हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, डिस्क हो सकती है, सिस्टरने इज दिस, ये सिस्टरने होता है। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया में भी सिस्टरने पढ़ेंगे, क्रिस्टे पढ़ेंगे, और इसके अंदर भी ये सिस्टर्नीज बनती हैं। रेटिकुलम, इसको सिस्टर्ना बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसको, एक ऐसा जो आपस में क्या है? पैरेलल। तो ये एक सिस्टर्ना है, ये दूसरा सिस्टर्ना है, तीसरा सिस्टर्ना, और ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल है।
और ये सब कैसे कंसेंट्रेटेड कहाँ होते हैं? नियर द न्यूक्लियस। जो साइड से घुस रहा है, मतलब यहाँ से अगर एक पार्टिकल घुस रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होता है ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ये गोल्जी है, तो ये इधर से यहाँ पे एक वेसिकल यानी कि प्रोटीन बना के भेजता है। तो प्रोटीन बना के घुसता है हमारे पास में सिस फेज से, यानी कि फॉर्मिंग फेज से। तो सिस फेज से घुसता है, और सिस फेज से घुस के वो पैक होता है, पैकेजिंग होती है उसकी, और वो ग्लाइकोप्रोटीन बन के बाहर निकलता है ट्रांस फेज से, यानी कि मेच्योरिंग फेज से, मेच्योर हुआ हुआ निकलता है। तो यहाँ पे सिस फेस जो होता है वो होता है हमारे पास कॉन्वेक्स शेप का। कॉन्वेक्स होता है हमारे पास ये वाला शेप, ऐसा शेप। देखो ऐसे मैं लिख देती हूँ, ये जो शेप है ये तो है हमारे पास कॉन्वेक्स। और जो ये ऐसे, यानी कि जैसे कॉनकेव। अब अगर इसको आप देखें तो केव मतलब क्या होता है? गुफा। और गुफा की शेप कैसी होती है? अंदर की साइड ऐसे। तो ये क्या है हमारे पास? कॉनकेव। तो ये जो होता है हमारे पास में सिस जो होता है, ये होता है हमारे पास में कॉन्वेक्स शेप का। तो सिस क्या है हमारे पास? कॉन्वेक्स। और इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग। और इसको बोलते हैं हम लोग, और हम इसको बोलते हैं यहाँ पे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल फेस। तो सिस, कॉन्वेक्स, फॉर्मिंग और प्रॉक्सिमल। तो ये इतने सारे नाम आ गए। और ऐसे ही अगर हम देखें, कॉनकेव, ट्रांस, मेच्योरिंग और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का अपोजिट आ जाता है डिस्टल। तो डिस्टल, मेच्योरिंग, ट्रांस, और इधर से क्या हो रहा है? पैकेजिंग होकर निकल रही है, तो इसको क्या बोल देंगे? मेच्योरिंग फेस। जो सिस और ट्रांस फेस होते हैं, ये क्या होते हैं? आपस में डिफरेंट होते हैं और इंटरकनेक्टेड तो होते हैं। अगर हम देखें तो अगर इसका जर्नल डायग्राम मैं बना दूं तो वो ऐसा होता है। देखो, ये है हमारे पास में सिस फेस, और ये देखो ये कॉनकेव है, ऐसे। मतलब इधर से देख रहे हैं, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये कॉनकेव ही तो है, अंदर गुफा बन रही है। और अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये देखो लो, कॉन्वेक्स है। ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये आपस में दो सब कुछ, ये सारी शेप्स ये डिफरेंट होती हैं, मतलब ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, बट आपस में ये क्या होंगे? इंटरकनेक्टेड होंगे ऐसे। ये आपस में इंटरकनेक्टेड मिलेंगे। तो ये हमारे पास सिस फेस है, ये हमारे पास ट्रांस फेस है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड मिलेंगे, यहाँ पे ये बोल रहे हैं। जो गोल्जी का मेन फंक्शन होता है वो होता है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। और इनको कहाँ पहुंचाया जाता है? जो इनकी टारगेट साइट होती है वहां पे इनको पहुंचाया जाता है। तो पैकेजिंग होती है, तो इसका क्या है? मेन फंक्शन है। और ये पैकेजिंग कैसे होती है? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं एक सिंगल मेम्ब्रेन के। वेसिकल्स एक सिंगल मेम्ब्रेन के स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। वेसिकल्स ही, जो गोल्जी का वेसिकल फॉर्म जो निकल रहा है वही एक लाइजोसोम से, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये वेसिकल फॉर्म में निकल रहा है। तो ईआर से जो प्रोटीन या लिपिड जो निकल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो यहाँ पे सिर्फ फेस में एंटर करेगा, पैकेज होएगा 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 मैच्योर, मतलब ये जो मेन फॉर्म होती है उसमें बनेगा, और ट्रांसफेस से यहाँ से निकल जाएगा। The proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its transphase. अभी मैंने बताया यही है। Golgi apparatus is the important site for formation of glycoproteins and glycolipids. अब यहाँ पर जो टर्म्स आ जाती हैं, तो जो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है ना, ये मैं लिखवा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं। कि जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन। और जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड है, इसको बोल देते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं आ सकता, कई बार क्वेश्चन डिफरेंट कर देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन छोड़ के उसमें बोल देते हैं इंपॉर्टेंट साइट, विच वन इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन। तो उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, जो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास गोल्जी apparatus। तो ग्लाइकोसाइलेशन क्या है हमारे पास? ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन। और ग्लाइकोसाइडेशन क्या है हमारे पास? ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन। अब देखो लिपिड के अंदर हमारे पास लिपिड पिड जो आ रहा है हमारे पास, इड की जो सेंस आ रही है, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन आ रही है इड की, वो ही हमें मिल रही है ग्लाइकोसाइडेशन में। तो आईडी जहां पे आ रहा है वो तो हो गया हमारे पास लिपिड के लिए, और जिसमें आईडी नहीं होगा वो होगा हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो गोल्जी के फंक्शंस, कुछ गोल्जी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो मैं लिखवा देती हूँ इंपॉर्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे गोल्जी बॉडी फंक्शंस। तो सबसे पहले किसके अंदर तो आ गया ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन, और पैकेजिंग हो गया हमारे पास। और जो ईआर से वही मॉडिफिकेशन कर देता है प्रोटीन की, ईआर वाला। तो एक इसके अंदर एग्जांपल आता है हमारे पास, रूट कैप्स जो होती है हमारे पास, इसके अंदर जो गोल्जी बॉडीज होती हैं ये रिच अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, रिच अमाउंट।
ये क्यों होती है? ताकि इसके अंदर ये प्रोवाइड करती है लुब्रिकेशन, ताकि रूट अच्छे से सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर पाए। तो लुब्रिकेशन जो प्रोवाइड कर रही है वो रूट कैप के अंदर बहुत सारा गोल्जी बॉडी मिलेगा, वो उसके अंदर हमारे पास लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है रूट कैप में। सेकेंड, जो स्पर्म्स के ऊपर, स्पर्म्स हेड के ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो एक्रोसोम होता है ये भी गोल्जी बॉडी होती है। तो एक्रोसोम भी एक मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होती है, और इसके अंदर जो लुब्रिकेशन यूज हो रहा है वो किससे हो रहा है? म्यूसिलेज। म्यूसिलेज रिलीज करती है वाली गोल्जी बॉडी। और साथ में एक जो थर्ड एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है वो आता है कि ये जो होता है ये करती है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन ऑफ सेल। तो डिवीजन ऑफ सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनती है वो बनती है साइटोकाइने मतलब गोल्जी बॉडी से। साइटोकाइनेसिस में गोल्जी बॉडी से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, वो कैसे बनती है? एनिमल सेल में अलग से बनती है, अलग स्टाइल से बनती है, और प्लांट सेल में अलग स्टाइल से बनती है। वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सेल साइकिल में। और एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो हमारे पास में प्लांट्स होते हैं, तो गोल्जी बॉडीज इन प्लांट्स इज नोन एज डिक्टियोजोम्स। डिक्टियोजोम्स, इनको डिक्टियोजोम्स बोलते हैं, और ये होते हैं इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, नॉट इंटरकनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। और एक जैसे कि ये जो कनेक्शन है ना ये वाला, ये प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। और एक और आता है कि जो फंजाई होती है हमारे पास में, जो हमारे पास फंजाई होती है उसके अंदर होता है ये यूनिसिस्टर्नल। यूनिसिस्टर्नल मतलब एक ही सिस्टर्नी प्रेजेंट होगी फंजाई के अंदर। तो फंजाई में यूनिसिस्टर्नल है, और प्लांट्स के अंदर इसको डिक्टियोजोम बोलते हैं, जो कनेक्टेड नहीं होते हैं, और एनिमल सेल्स में तो कनेक्टेड है नॉर्मल। अब आ जाते हैं हम लाइसोसोम्स पे। जो हमारे पास में लाइसोसोम्स होते हैं ये क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो किससे बन रहे हैं? प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी के अंदर ही जो वेसिकल जो फॉर्म हमने बनाया था अभी गोल्जी से जो बना था वो ही होता है। इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंजाइम वाले वेसिकल जो बन जाते हैं गोल्जी में, वो क्या बन जाते हैं? लाइसोसोम्स। ये क्या होते हैं? इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक मतलब कि एक्वस जो होते हैं उसके अंदर, लिटिक मीन्स कि जो तोड़ते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं। तो जो ये एक हाइड्रो वेस्ट मतलब पानी वेस्ट, वाटर वेस्ट, ये एक एंजाइम है जो क्या करता है? ब्रेक करता है। तो हाइड्रोलेजिस होते हैं इसके अंदर, एंजाइम की क्लास होती है हाइड्रोलेजिस। और जो एंजाइम्स की 6 क्लासेस होती है वो हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। तो हाइड्रोलेजिस एक उन 6 में से एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर आते हैं लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। ये क्या होते हैं? लाइपेजेस जो होते हैं ये लिपिड को ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीएजेस प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को। और जो लाइसोसोम का एंजाइम होता है ये एक्टिव होता है, ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। और यहाँ पे अगर एसिडिक पीएच की रेंज पूछी जाए तो वो होती है हमारे पास में 4 to 5। तो ये होती है 4 to 5 की रेंज होती है। तो अगर एसिडिक होगा तभी वो काम करेगा, एसिडिक होगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम, मतलब एसिडिक नहीं होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, बेसिक में इनएक्टिव हो जाएगा। तो एसिडिक होगा तो ही लाइसोजाइम का फंक्शन प्रॉपर होगा। और एक आता है कि इनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। जैसे इसके अंदर देखा तो हमने ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास बन रही थी, ये बन रही थी हमारे पास, सिस्टर्नेज बन रहे थे, सिस फेस था, ट्रांसफेस था, ऐसा था। लेकिन लाइसोसोम जो होते हैं इसके अंदर जो शेप होती है वो पॉलीमॉर्फिज्म होती है। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि कोई भी शेप के हो सकते हैं, मतलब शेप उसके जो फंक्शन होगा उस पर डिपेंड करेगी। है तो ये वेसिकुलर, मतलब एक हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंड नॉर्मल स्पेस बन के निकला था, लेकिन वो आगे जाके वो कोई भी शेप को अटेन कर सकता है। ठीक है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और आ जाता है। इसका जो साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया उसका नाम था डी ड्यूवे। तो ये वाला साइंटिस्ट इसका आ जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास लाइसोसोम्स इतना ही है। तो ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएजेस, लिपिड्स के लिए लाइपेजेस, और न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियेजेस। तो ये हो गया हमारे पास लाइसोसोम्स। अब अगर हम वैक्यूल देखते हैं, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, मतलब एक खाली स्पेस है मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, सैप प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, और जो कोई भी यूजफुल ना हो वेस्ट होगा जो प्लांट सेल का, वो प्लांट नहीं मतलब एनिमल सेल का या कोई भी सेल का जो वेस्ट होगा वो हमें वैक्यूल में मिलेगा। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। cells the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell, जैसा मैंने उस डायग्राम में भी दिखाया था। जो टोनोप्लास्ट होती है ये फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द वैक्यूल।
तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, मतलब वैक्यूल के अंदर लो होती है कंसंट्रेशन, बाहर होती है हाई, और हाई से लो जा रहा है मतलब कि ये क्या है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी डिपेंडेंट है ये। तो ये एक एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। फिर जो हो रहा है कि यहाँ पे जो काफी टाइप का जो होता है प्रेजेंट होता है वैक्यूल, तो हम मेन पढ़ते हैं 3 टाइप्स का। जो पहला होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो हमें अमीबा प्रोटिस्ट में मिलता है, जो किसके काम आता है, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के काम आता है। दूसरा होता है दूसरे प्रोटिस्ट के अंदर काफी में मिलता है हमें फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल होता है ये मतलब कि एनगल्फ कर लेता है, जैसे कि खाना पड़ा है इसको एनगल्फ कर लेगा अंदर, तो ये वैक्यूल बन जाता है। तो फूड वैक्यूल जो बनता है एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। और एक होता है हमारे पास में गैस वैक्यूल, जो हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था गैस वैक्यूल, तो वो गैस वैक्यूल हमने प्रोकैरियोट्स में कर लिया इससे पहले वाली वीडियो में। तो यहाँ पे एक हम लोग ये देखते हैं कि जो वैक्यूल होता है इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। इन पिगमेंट्स को हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। तो इसमें एक एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और ये कलर देता है, ये देता है कलर। और वो कलर होता है एंथोसाइनिन जो होता है वो रेड, पर्पल एंड ब्लू, पिंक में इंक्लूड कर सकते हो, रेड का लाइट कलर। ये कलर देता है टू फ्लावर, ये फ्लावर को ये कलर देता है अकॉर्डिंग टू, ये डिपेंड करता है पीएच पे। कौन सा कलर आएगा ये डिपेंड करेगा पीएच पे, डिपेंड ऑन पीएच जिसमें वो प्रेजेंट होगा। तो पीएच पे डिपेंड करेगा, अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो वो पिंक बन जाएगा, न्यूट्रल होगा तो वो पर्पल बन जाएगा, और अगर बेसिक होगा एल्कलाइन होगा 7 से ऊपर होगा जो पीएच, तो वो ग्रीनिश येलो यानी कि ब्लूइश शेड में चला जाएगा। फिर एक आता है इसके अंदर एक और प्रेजेंट होता है एंडोजेंथिन या साइनिन। साइनिन मीन्स ब्लू, यानी कि ब्लू से याद कर लो कलर दे रहा है। एक होता है जेंथिन, जेंथिन यहाँ लिख लेंगे, ये तो कलर अच्छा नहीं है। एंडो, ये क्या हो गया, एंडोजेंथिन। अब ऐसे याद रख लो जेंथिन, जेड, जीरो में जेड होता है, इसमें एक्स है, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन का जो आ रहा है वो हमारे पास साउंड तो जेड का ही आ रहा है। एंडोजेंथिन तो जेड मतलब जे और जे जीरो, तो यानी कि इसके अंदर व्हाइट कलर दे गए, व्हाइट कलर टू फ्लावर। तो ये कलर्स यानी कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं जो कलर देते हैं फ्लावर्स को, तो इससे कलर आता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेंगे, पहले हम चेकलिस्ट में चेक कर लेते हैं क्या क्या हो गया। तो यूकेरियोटिक सेल का ओवरव्यू हो गया, सेल मेम्ब्रेन कर लिया, सेल वॉल कर लिया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया है, गोल्जी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, और अब यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा हो गया। अब हम करेंगे पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन, पहले हम करेंगे क्विक रिविजन। तो यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी। जो प्लांट होगा इसके अंदर सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल मिलेगा जो प्लांट्स में एब्सेंट होता है। ये हमारे पास डायग्राम से सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या बनता है, मिलता है हमें लिपिड और प्रोटीन, साथ में मिलता है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल। ये लिपिड बाइलेयर होती है, 2 लेयर होती है, ऐसे पोलर हेड होता है बाहर की साइड, अंदर की साइड होता है हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। आरबीसी का हमें रेशियो दिया हुआ है जो कि क्या है 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। फिर इसके बाद जो प्रोटीन होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंटीग्रल जो अंदर धसा हुआ हो, एक होता है पेरिफेरल जो ऊपर ही पड़ा हुआ हो। तो क्या हो गया यहाँ पे ये 2 है, एक प्रेजेंट होती है इसमें शुगर भी प्रेजेंट होती है। आ जाते हैं क्वेश्चन, जो हमें मोज़ेक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी कि मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था, वो सिंगर निकोल्सन ने दिया था। एक प्रोटीन दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है, ये इसकी फ्लूइडिटी बताता है, तो इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। जो फ्लूइडिटी होती है ये इंपॉर्टेंट होती है सेल ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए और सेल डिवीजन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो होता है हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। जो मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। जो अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर जो सिंपल डिफ्यूजन वाटर के लिए हो रहा है, वाटर का सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है हाइयर से लोअर, यानी कि कोई भी एनर्जी नहीं जा रही है, और ऑस्मोसिस क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर इसके बाद अगर हमारे पास आ जाए कि कंसंट्रेशन लो से जा रहा है हाई की साइड, तो मतलब हाई से लो आ रहा है, हाई से लो आ रहा है, तो वो हो गया अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब इसके अंदर एनर्जी हमें चाहिएगी, तो उस एनर्जी डिपेंडेंट होगा, मतलब एटीपी यूज होगा, वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। फिर हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल एक नॉन लिविंग होती है, एल्गी के अंदर होती है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनस, मिनरल्स, प्लांट्स में मिलेगी हमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। और जो इसके ऊपर जो सेल वॉल होती है हेल्प करती है, एक तो उसको शेप देती है,
और एक वो मैकेनिकल स्ट्रेस वगैरह से बचाती है, प्रोटेक्शन करती है। जो सबसे पहले जो यंग सेल के अंदर मिलती है हमें, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद मिलती है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो होती है वो हेल्प करती है, मतलब उसको एक तो इलास्टिक होती है ताकि वो एक्सपेंड कर सके सेल, और ग्रोथ मतलब ग्रोथ के लिए। तो उसके बाद ये डिमिनिश हो जाती है जब बड़ा हो जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है सेल। फिर उसके अंदर की साइड बनती है सेकेंडरी वॉल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच से बनती है सेकेंडरी वॉल। जो सेकेंडरी वॉल होती है वो हार्ड होती है, वो क्योंकि उसके अंदर लिग्निन और सुबेरिन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो हार्ड होती है। फिर जो उसके बाद जो प्राइमरी जो हमारे पास था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, उसके बाहर था मिडल लैमेला, जो बनता है हमारे पास कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से। और जो सेल वॉल और मिडल लैमेला होते हैं, इनके बीच से जाता है प्लाज्माडेस्माटा, जो दो साइटोप्लाज्म का हमारे पास क्या है, कनेक्शन होता है। फिर हम पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये हमने करे हैं डायग्राम्स, और इन डायग्राम्स से हमने देख लिया सीक्वेंस एक तो कि कैसे कैसे बाहर जा रहे हैं सेल वॉल्स वगैरह। और फिर क्या होता है, हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में करते हैं गोल्जी, ईआर, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, ये जो हमारे पास में 4 ऑर्गेनेलीज हैं, क्यों है, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। फिर हम आ जाते हैं ईआर के ऊपर। ईआर क्या है, एक रेटिकुलम है, मतलब नेटवर्क है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जो न्यूक्लियस के साथ क्या है, कंटिन्यूअस होता है। जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है वो आरईआर होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसीलिए आरईआर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो भी क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आरईआर से निकल के बनता है एसईआर, यानी कि स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और डिस्टॉक्सिफिकेशन और ड्रग्स करता है। इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। फिर आता है हमारे पास गोल्जी अपैरेटस, जिसको किया था कैमिलो गोल्जी ने, डिस्कवर किया था। इसकी शेप कुछ फ्लैट डिस्क हो सकती है, सिस्टर ने हो सकती है, और जो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जो बना रहा होता है, यानी कि सिस फेस, जो कॉन्वेक्स फेस होता है, फॉर्मिंग फेस होता है, प्रॉक्सिमल फेस होता है। इधर से तो हमारे पास में ईआर का जो प्रोडक्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोडक्ट होता है वो एंटर करता है, और कॉनकेव, यानी कि जो कॉनकेव है हमारे पास, ट्रांस और मैच्योरिंग और डिस्टल फेज जो है यहाँ से हमारा निकल रहा होता है एंड प्रोडक्ट। गोल्जी बॉडी प्लांट में डिक्टियोसोम बोलते हैं, जो नॉट इंटरकनेक्टेड नहीं होती है, और फंजाई के अंदर होती है यूनिसिस्टर्नल। जो गोल्जी का मेन काम होता है वो होता है इसका पैकेजिंग। और एक काम होता है कि जो प्रोटीन या लिपिड जो आ रहा है ईआर से, उसको मॉडिफाई करना, और मॉडिफाई करके वो बना देता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, और जो लिपिड का ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। फिर हमारे पास आ जाता है लाइसोसोम, जिसको क्या था, डीड्यूम ने डिस्कवर, और शेप होती है इसकी पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, या हम लिख लेते हैं शो, शोज पॉलीमॉर्फिज्म। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में शेप थी, इसके अंदर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि होते हैं हाइड्रोलिटिक, मतलब कि वाटर बेस्ड होते हैं, जो ब्रेक करते हैं। तो वाटर बेस्ड एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, जिनको हाइड्रोलिसिस। और ये ऑप्टिमली एक्टिव किस पे होते हैं, एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच में रेंज क्या होती है, 4 to 5। और अगर ये बेसिक हो जाएंगे तो क्या होगी, जो इनएक्टिव हो जाएंगे, मतलब एंजाइम्स इनएक्टिव जाते हैं। वैक्यूल होती है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है, जिसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट होता है, और वाटर होगा और सैप प्रेजेंट होगा। जो 90% वॉल्यूम होती है प्लांट सेल के अंदर, वो होती है वैक्यूल से कवर्ड। और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जो टोनोप्लास्ट होती है, ये नंबर ऑफ आयंस को क्या करती है, अगेंस्ट, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये कराती है टोनोप्लास्ट, मतलब हाई से लो जा रहा होता है। फिर उसके बाद आता है कि जो अमीबा होता है, इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। कुछ प्रोटिस्ट के अंदर ये फूड वैक्यूल की तरह प्रेजेंट होता है, और कुछ जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर ये गैस वैक्यूल की तरह प्रेजेंट होता है। और ये कुछ हमारे पास दो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स दिए हैं, एंडोजाइनिन एंड एंडोजेंथिन। तो ये हमें कर लेने हैं। उसके बाद जो ये गोल्जी बॉडी के कुछ फंक्शंस में रह गए हैं। रूट कैप जो होती है वो रिच होती है गोल्जी बॉडी के अकाउंट में, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करती है, लुब्रिकेशन, म्यूसिलेज रिलीज करके। एक्रोसोम भी एक मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पर्म हेड के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है। फिर जैसे ये हमारे पास स्पर्म हेड है, ये उसकी नेक है, तो इसके ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। इसलिए क्या है, रिच होता है गोल्जी बॉडीज में। और ये होता है फॉर्मेशन, हेल्प करता है फॉर्मेशन इन, ये रह गया लिखना। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, सेल साइकिल, मतलब सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है उसमें हेल्प करते हैं गोल्जी बॉडी। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस, पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन हमारा चैप्टर हो जाएगा डन। तो ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट बोल रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर कोऑर्डिनेट सेलुलर फंक्शंस। तो ये तो सही है हमारे पास। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हमने ये देखा है कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें हम ऐसे याद करते हैं,
तो इसके अंदर हमारे पास ना माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है ना क्लोरोप्लास्ट आ रहा है, मतलब कि ये भी सही है। तो यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स यानी कि स्मूथ ईयर और रफ ईयर आर ईयर में क्या था हमारे पास में प्रोटीन सिंथेसिस। विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से पास होने में किसको डिफिकल्टी होगी, वो डिफिकल्टी होगी क्यों होगी, किसको होगी ये देखेंगे। सब्सटेंस विद हाइड्रोफोबिक मॉइटी यानी कि ये हमारे पास पोलर हेड है और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोफोबिक जो होते हैं हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल्स। अब ये है हमारे पास यहाँ पे, तो पोलर हेड है यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और ये है हमारे पास हाइड्रोफोबिक और ऊपर से हाइड्रोफोबिक आ रहा है, तो ये तो वो है ना, मतलब अपोजिट्स हैं, तो ये आपस में रिपेल नहीं करेंगे। और जब हमने क्या करा था, पोलर सॉल्वेंट को आने में दिक्कत होती है, हमने पढ़ा था कि ये पोलर हेड है, इसके अंदर से पोलर सॉल्वेंट मतलब पोलर मॉलिक्यूल को आने में दिक्कत होती है, तो यानी कि हाइड्रोफिलिक को आने में दिक्कत होती है, इसलिए हमारे पास इसका ऑप्शन होगा सेकेंड। फिर आता है हमारे पास इसके अंदर मैच करना है, राइट मैच। तो ये बोल रहा है गोल्जी अपैरेटस, तो गोल्जी अपैरेटस क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइको प्रोटीन्स। तो ए का बोल रहा है 3, ए का 3 हमारे पास इन दो में, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो गए रॉन्ग। फिर बोल रहा है बी, बी क्या है, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या करता है हमारे पास, डाइजेस्ट करता है बायोमोलिक्यूल्स को एंजाइम से, तो बी का आएगा हमारे पास 4, यानी कि ये रॉन्ग और ये सही, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। Which of the following cell organelle is present in highest number of secretory cells? secretory cells मतलब कि वो secrete कर रहा है, जो कि होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जैसे कि रूट कैप्स के अंदर मिलता है हमें, जो म्यूसिलिया secrete करता है, तो उसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे एक्रोसोम में होता है। फिर आता है हमारे पास में जो कॉलम से मैच करने में, तो स्मूथ ईआर यहाँ पे देखो लिपिड सिंथेसिस। फिर बोल रहा है आर ई आर ग्लाइकोसाइलेशन, नहीं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है। ए का 2 एक में है, बी का बोल रहा है 1, यानी कि आर ई आर में बोल रहा है। जो ये वो वाला लाइन नहीं है जिसके अंदर से आर ई आर गिव्स राइज टू एस ई आर, मतलब आर ई आर से बन रहा है, तो इसमें ये बताना है किससे क्या बन रहा है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से तो हमारे पास में ग्लाइकोसाइलेशन ही हो रहा है, प्रोटीन की ग्लाइकोप्रोटीन जो बनता है, और सेंट्रियोस्पिंडल फॉर्मेशन करता है, ये आएगा। फिर बोल रहा है ये, अब देखो क्रिस्टे, क्रिस्टे हमने कराया और एक सिस्टर ने कराया, तो गोल्जी के अंदर तो सिस्टर ने होता है और क्रिस्टे होता है हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हम माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अच्छे से आ जाएगा। तो हमारे पास डी का बोल रहा है सेकंड, यानी कि ये दो ऑप्शन, और ए का बोल रहा है थर्ड, यानी कि ये वाला ऑप्शन। ठीक है, बाकी जो ये दो हैं ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ेंगे डिटेल में तब हो जाएंगे, बाकी अभी थोड़ा जनरल बताया तो उससे भी हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं गोल्जी अपैरेटस के लिए कौन सा सही है, तो इंपॉर्टेंट साइट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये तो सही है, मतलब ए ऑप्शन तो आना कंपलसरी है, तो ये वाला ऑप्शन हट गया और ये वाला हट गया, तो यानी कि ये दोनों में से आएगा। इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, नो ये फंक्शन आएगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसके अंदर बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। फिर बोल रहे हैं मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ईआर, करेक्ट, क्या बना देता है वो ग्लाइकोप्रोटीन, तो सी तो होगा ही होगा। फिर हम डी भी देख लेते हैं, इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, नो, फैसिलिटेट क्या करता है हमारे पास में, प्रोटीन्स करते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है वो होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस का इतना नहीं है इसका, तो ये हट गया। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, नो, सेल वॉल का फंक्शन था, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जी ई आर एल वी, माइटोकॉन्ड्रिया हट गया, ई आर आता है, क्लोरोप्लास्ट हट गया, गोल्जी आता है, पेरोक्सिसोम हट गया, बी एंड डी ओनली। कितना इजी हो गया, और ये कोई बहुत जगह यूज हो जाते हैं। विच ऑफ द ऑर्गेनली इज करेक्ट, मतलब करेक्ट बता पूछा है, मतलब ये किसका क्या फंक्शन है, तो ये क्या बोला है, गोल्जी अपैरेटस का प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं ये आर ई आर का फंक्शन है, गोल्जी अपैरेटस का फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ये करेक्ट है, ये आंसर आएगा फिर तुम, आर ई आर का प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है। क्या पूछा इसने, रॉन्ग पूछेगा, करेक्टली मैच पूछा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये रॉन्ग है। तो हमारे पास में, अच्छा ये भी देखो मैच, गोल्जी अपैरेटस थोड़ी है ये तो एस ई आर है, ये तो एस ई आर है, तो ये गोल्जी इसलिए हटेगा, तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। ये देखो अभी हम गलत कर देते, ये यहाँ पे ये दिक्कत थी, तो ये यहाँ से ये सही हो गया, ध्यान से करना है। प्रोटोप्लास्ट हमने किया था विदाउट सेल वॉल, अ सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट। ऑर्गेनेली दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, फिर से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कब था हमारे पास में 2023 में, और ये क्वेश्चन देखो 2021 में भी, जी ई आर एल वी, गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये गलत हो गया, राइबोसोम भी नहीं होता,
गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लाइसोसोम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, लाइसोसोम और लाइसोसोम होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल होता है। तो ये आंसर आएगा। फिर देखो क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन डीएनए। डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होता है खुद का। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि कुछ ऐसे हमारे पास में ऑर्गेनेली है जिनका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास थे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें हमारे पास प्रेजेंट था। न्यूक्लियर एनवलप में प्रेजेंट होता है डीएनए, और डज नॉट कंटेन डीएनए पूछा ना, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। फिर इसके लाइजोसोम्स में नहीं होता लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वैक्यूल में नहीं होता लेकिन क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स इसका आंसर होगा। इन पी इफ इन द पीएच इन लाइजोसोम इज इंक्रीज टू एल्कलाइन, मतलब बेसिक हो गया, तो क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, अपना काम नहीं करेंगे। फिर हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। तो स्मूथ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, रॉन्ग। करेक्ट मैचिंग बतानी है। स्मूथ ईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, करेक्ट। रफ ईआर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, नो। रफ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ, तो रफ ईआर तो प्रोटीन बनाता है, स्मूथ ईआर क्या बनाता है, लिपिड एंड स्टिरोल्स। विच आर द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंदर क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं बन रहा होता है इसके अंदर, ये नहीं बन रहा होता। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन देखो, प्रोटीन फोल्डिंग। और फॉस्फोलिपिड, लिपिड नहीं बन रहा होता, यही आएगा। लिपिड किसमें बनता है, एसईआर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। तो कौन सी इनकरेक्ट है, आरईआर के लिए। एसईआर इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, करेक्ट। आरईआर हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू ईआर, करेक्ट। एसईआर इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, करेक्ट। और या ऑफ इन प्रोकैरियोट्स ओनली आरईआर प्रेजेंट, रॉन्ग। ईआर ही प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोट्स के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वहाँ कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट है उसके अंदर। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज इंपॉर्टेंट या मेजर रोल इन, ये तो सीधा लगा दो, इंपॉर्टेंट रोल। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यानी ग्लाइकोप्रोटीन, एंड ग्लाइकोसाइडेशन जो आगे मैंने बताया था लिपिड का, यानी ग्लाइकोलिपिड्स। सेलुलर ऑर्गेनेली विद मेम्ब्रेन्स आर, राइबोसोम नहीं है, जहाँ राइबोसोम आ गया इसको हटा दो। राइबोसोम मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनेली नहीं है, जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है और यूकैरियोट में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर आएगा ये। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नहीं आएगा। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया, नो। एक्टिवेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, जो हमने किया था एक क्वेश्चन अभी 2018 का क्वेश्चन था, अभी किया था हमने। कहाँ गया ये 2010 वाला, हाँ 18 था, ये गलती से हो गया। तो 2010 वाला सिक्रेटरी सेल्स में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर है हमारे पास में विच इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन, ये तो फिर से आ गया क्वेश्चन, गोल्जी। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो वैक्यूल से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट डबल होती है, लाइसोसोम सिंगल होती है, डबल होती है, डबल होती है। Which of the following statement is not correct? Lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. No. गोल्जी में होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, करेक्ट। हाइड्रोलिक और एक्टिवेट अंडर, ये भी करेक्ट है। लाइसोसोम्स और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर डन, ये जो टॉपिक्स थे डन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और हम करने वाले हैं राइबोसोम, और हम करने वाले हैं न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स करेंगे। डिफरेंस करने वाले हैं, दो डिफरेंस मेन, एक तो प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स, एक करने वाले हम प्लांट्स वर्सेस एनिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सब करेंगे। और तो बस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई रिव्यू देना हो, कोई सजेशन देना हो, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, आपकी कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। बस, थैंक यू।